inertia about the center of mass, कोई ऐसा एक्सिस जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, उसके पैरेलल में कोई दूसरा एक्सिस अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटरेस्टेड हैं, सो कैन बी कैलकुलेटेड एज m into RCM square such that if this is a body, इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के पैरेलल में एट अ सेपरेशन, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है दैट सेज, और इसकी आइडेंटिटी ये है कि ये तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट में लग जाता है, एप्लीकेबल फॉर लीनियर 2D एंड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए रिस्ट्रिक्शन है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 1D एंड 2D ऑब्जेक्ट, फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कांट बी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो सबसे पहले आप इस पे नोट बना के लिखेंगे, ओनली टू 1D and 2D objects, 1D 2D objects or point objects पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन्हीं में अप्लाई करना है। एज एन अलार्मिंग पॉइंट यू कैन ऐड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कभी भी यूज नहीं करनी, ठीक है। So now what it says, बॉडी में कोई भी दो एक्सिस, एनी टू एक्सिस, कोई कंडीशन नहीं है कि वो सेंटर ऑफ मास से पास हो या कहां से पास हो। इफ दोज टू एक्सिस आर perpendicular to each other, let's say one axis, this is second axis, x x y y, बस रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में रहना चाहिए, और अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए प्लेन वाला पॉइंट भी हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए या 1D ऑब्जेक्ट के लिए कोई सिंगल प्लेन नहीं रहेगा, ठीक है। 2D के लिए बस ये कंस्ट्रेंट है। अगर ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला थर्ड एक्सिस इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला थर्ड एक्सिस जो कि इस प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I x x प्लस I y y दोनों के सम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। तो अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, उन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्ट ऐड करा दो अगर वो दोनों एक्सिस प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैं। तो नाउ नोट पॉइंट इंफॉर्मेशन के तौर पर बस ये ध्यान में रखना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए x एक्सिस एंड y एक्सिस जो सम करके थर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देंगे, वो दोनों एक्सिस बॉडी में होने चाहिए, बॉडी के प्लेन में होने चाहिए, राइट। मस्ट बी इन द प्लेन ऑफ बॉडी, इसका मतलब ये है कि ऐसे देखो तो z एक्सिस और x एक्सिस भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका ये मतलब नहीं कि z को और x को सम करा दो तो y मिल जाएगा, ठीक है। z एक्सिस आउट ऑफ द बॉडी, इसलिए ये पॉइंट है।
coming to rotational mechanics या kinematics of rotational mechanics. Kinematics of rotational motion. That was second point. इसमें हमने रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में डिस्कशन किया था. फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फर्स्ट केस बनेगा व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज आल्सो नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Right? So next situation, when alpha is equal to constant and non-zero, omega will be written as d theta by dt, where theta is angular displacement and alpha is written as d omega by dt या d square theta upon dt square या omega d omega upon d theta. Now with the help of this, अगर हम derive करें तो हमें 3 kinematic equations मिलेंगी. that is rotational equation omega final is equal to initial omega plus alpha into t. Second kinematic equation theta is equal to initial omega into t plus half alpha t square. Third, omega final square is equal to omega initial square plus 2 alpha and theta. Fourth equation एक और होता है, that is theta in nth second, angular displacement in nth second comes to initial omega plus alpha into 2 alpha upon 2 into 2n minus 1. Right? With all that. Now in case of alpha not constant, इन्हीं equations से depending upon कौन सा equation दिया है, और अल्फा नॉट कांस्टेंट, तो अल्फा क्या हो सकता है? अल्फा कैन बी अ फंक्शन ऑफ टाइम और अल्फा कैन बी अ फंक्शन ऑफ ओमेगा और अल्फा कैन बी अ फंक्शन ऑफ थीटा. Only these three situations, right? So whatever the situation it is given, omega is equal to d theta upon dt and alpha is equal to d omega by dt और d square theta upon dt square और ओमेगा d omega upon d theta. इन तीन इक्वेशंस से ही हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कराते हैं. अब किस वे में इंटीग्रेशन करना है, किस वे में डिफरेंशिएशन करना है, दैट यू नो बेटर. ठीक है? तो यहाँ पे आके एक और पॉइंट बच गया है. कई बार हमको आरपीएस या आरपीएम फ्रीक्वेंसी टर्म दी जाती है. रोटेशन पर सेकेंड, इसकी यूनिट कहलाती है आरपीएस और सीपीएस.
रोटेशन पर सेकेंड और साइकिल पर सेकेंड। अगर ये दिया है तो इससे आपको ओमेगा निकालना है। ओमेगा इज सिंपली 2 पाई n, ये n क्या है? फ्रीक्वेंसी है। साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, फ्रीक्वेंसी, राइट? एंगुलर स्पीड के टर्म्स में आ गया, ये साइकिल के टर्म्स में। ना अगर ये टर्म दिया है दैट इज नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, इसकी यूनिट होती है आरपीएम। रोटेशन पर मिनट। इस केस में अब क्योंकि ये पर मिनट के टर्म्स में है तो इसको 60 से मिनट की वैल्यू 60 सेकेंड पुट करनी पड़ेगी। सो ओमेगा बिकम्स 2 पाई n अपॉन 60। मिनट के जो 1 मिनट था उस 1 मिनट को हमने 60 सेकेंड बना दिया। तो ये अभी भी ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है क्या? नाउ रोटेशनल डायनेमिक्स। लास्ट का नोट पॉइंट छोड़ दिया। लास्ट वाला पॉइंट तो कुछ नहीं बता दिया, मैं नहीं समझा एक बार। वो लिखना था, ये लिखना था, यस लिखना अब इससे लिखेंगे। ठीक है, मतलब जब तक तुम बोले तब तक मिट चुका। अच्छा उसमें ये लिखा था, वो परपेंडिकुलर एक्सिस का था ना, उसमें ये लिखा था both the axis must be in the plane of body, both the axis must be in the plane of body, तभी परपेंडिकुलर एक्सिस। ऐसा नहीं कि एक एक्सिस बॉडी के बाहर है, एक एक्सिस बॉडी में है और दोनों को सुपरपोज करा हुआ थर्ड एक्सिस का, ठीक है ना? रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स में स्टार्ट करें। रोटेशनल डायनेमिक्स में हमने सबसे पहले सीखी थी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी? कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो यहाँ पे हम बेसिकली सबसे पहले सीखते हैं टॉर्क लिखना। टॉर्क इन द फॉर्म ऑफ R क्रॉस F, ठीक है? अगर किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर पे लग रहा है या पॉइंट ऑफ लोकेशन से कितनी दूर पे लग रहा है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम बॉडी, किसी भी बॉडी पे टॉर्क निकालना सीखते हैं। सो F1 की वजह से, लेट्स से फर्स्ट फोर्स की वजह से एक टॉर्क आएगा, सेकंड की वजह से अलग अलग टॉर्क आएंगे। हियर वी लर्न एडिंग टॉर्क आल्सो नेट टॉर्क लिखना, ठीक है? तो अगर कोई बॉडी है लेट्स से इसमें n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, they all are vector terms, और आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लेट से अगर आप सेंटर ऑफ मास या कोई भी पॉइंट ले लो बॉडी का जहां से आप r मेजर कर रहे हो, ठीक है ना? तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखता हूं लेट से, इसको मैं लिखूंगा r1 वेक्टर, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है ना? r1 वेक्टर। इसको मैं लिखूंगा r2 वेक्टर, इसको मैं लिखूंगा r3 वेक्टर एंड इसको मैं लिखूंगा r4 वेक्टर। And so on. So now, due to
सिमिलरली फॉर ऑल अदर्स, ith फोर्स की वजह से टॉर्क किसी सिंगल पॉइंट के अबाउट जो कैलकुलेट किया जाएगा, आर आई क्रॉस एफ आई इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, सुनो, टॉर्क की दो डायरेक्शन होती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज टू बी टेकन एज पॉजिटिव, या इसको हम के कैप की डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव की, क्लॉकवाइज माइनस की। क्लियर है? तो जब भी हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं किसी एक फोर्स की वजह से सिंगल पॉइंट पे बैठ के, हम देखते हैं कि वो फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा कि काउंटर क्लॉकवाइज। जैसे F3 इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घुमा रहा है, माइनस टॉर्क नेगेटिव। F1 इस पॉइंट के अबाउट बॉडी को इस साइड घुमा रहा है, पॉजिटिव टॉर्क। क्लियर है? नाउ अगर हम सारे फोर्सेस की वजह से बॉडी पे नेट टॉर्क लिखना चाहें, बट हम नेट टॉर्क तभी ऐड कर सकते हैं जब सारे के सारे टॉर्क सिंगल पॉइंट या सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैलकुलेट। ये नहीं कि फर्स्ट फोर्स की वजह से टॉर्क P1 पॉइंट के अबाउट ले लिया, सेकेंड फोर्स के लिए टॉर्क P2 पॉइंट के अबाउट ले लिया और उन सबको सम करा दिया। इसमें बस एक ध्यान रखना है, when all the torques are calculated about single point then only they can be superposed। अलग अलग पॉइंट के अबाउट निकाले गए कैलकुलेटेड टॉर्क को आप सुपरपोज नहीं करा सकते, ठीक है ना। सो इंपॉर्टेंट टू लर्न, व्हेन ऑल द टॉर्क्स आर मेजर्ड, ये सुपरपोजिशन या समेशन वेक्टर सम तब होगा जब सारे के सारे टॉर्क टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4 हमने सिंगल पॉइंट के अबाउट लिखा ना, तब हम ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट होते तब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। व्हेन ऑल द टॉर्क्स are calculated about same point और axis, तभी इनको सम करा सकते हैं, अदरवाइज वो अलग अलग टॉर्क हैं, उनको सुपरपोज या सम नहीं कर सकते, ठीक है। तो नाउ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या सीखा था हमने, इन कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क मेजर करना सीख लिया, नेट टॉर्क निकालना। अगर बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो हम बोलेंगे बॉडी में नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, और बॉडी टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क ऑन द बॉडी मस्ट इक्वल टू 0। अगर बॉडी में नेट टॉर्क 0 है तो हम बोलेंगे वो नेट टॉर्क 0 की वजह से इक्विलिब्रियम में कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन दो होती हैं, या तो बॉडी में परफेक्ट रेस्ट की कंडीशन है, परफेक्ट रेस्ट में बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नेट टॉर्क 0 है, या बॉडी में कोई टॉर्क नहीं लग रहा, उसका जो ओमेगा है वो उसी ओमेगा के साथ बॉडी कंटिन्यू टू मूव, कंटिन्यू टू रोटेट। क्लियर है? सो फिक्स एक्सिस रोटेशन या मूविंग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराता है, ठीक है। तो ये कंडीशन बेसिकली दो बार होती है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट और व्हेन बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म
इसमें हमने क्वेश्चंस लगाए होंगे, लेट से एक रॉड है, या एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, एक रॉड है जो कि अपने एंड्स पे फिक्स्ड है, रॉड का मास कुछ 10 kg ले लो, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, इसकी कुछ लेंथ ले लो, लेट से L ले लो, और यहाँ पे कुछ एक और ब्लॉक, ये लेट से 100 न्यूटन L/4 पे और लगा दिया, और पूछा जाएगा बताओ इस पे रिएक्शन कितना है, इस पे रिएक्शन कितना है, N1 N2 कितना है व्हेन बॉडी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मींस नेट टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क जीरो की वजह से अब आप टोटल फोर्सेस N1 N2 निकाल सकते हैं, और वो पहले हम नहीं निकाल सकते थे जब तक हमने टॉर्क नहीं पढ़ा था। तो ठीक है, बस इतना बता सकते थे कि हाँ दोनों की वैल्यू कुछ तो होंगी, अलग अलग होंगी, बट कितनी होंगी वो नहीं बता सकते थे जब तक कि हम टॉर्क इक्वेशन। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको बैलेंस करके आगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, राइट। तो कई बार रॉड वगैरह इंक्लाइंड रहते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस वैसे पूछे जाते हैं, बताओ इसमें इतना फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे रॉड इज अबाउट टू स्लिप, में कितना फोर्स लग रहा होगा, या कौन सा रिएक्शन कहाँ पे होगा, इन सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप जाके एक बार इस टॉपिक को देखना, ठीक है। या जैसे एक क्वेश्चन ये याद करा देता हूँ कि एक रॉड है ऐसे सपोर्टेड है, ये फ्रिक्शन रफ सरफेस है, ठीक है, इसका कुछ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लो दिया, रॉड का मास m, लेंथ l है, और यहाँ पे थीटा कर दिया है, तो इस थीटा के हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन N1, यहाँ से ऑफर्ड नॉर्मल रिएक्शन N2, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू व्हाट इज द फ्रिक्शन F, वो भी नेट टॉर्क जीरो करा के कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, व्हेन बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क। नाउ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया था हमने, जब बेसिकली हम मोमेंटम को जब डिफाइन करते हैं तो मोमेंटम को बोलते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इनटू मोशनल पैरामीटर, राइट, और लीनियर के लिए वो अलग बनता है। तो यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल L सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L सिंबल को लिखा जाएगा आइदर I इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा, या अगर कोई और एक्सिस के अबाउट है, ये हो गया अबाउट सेंटर ऑफ मास, व्हेन दिस इज मेजर्ड अबाउट सेंटर ऑफ मोस्ट वाइडली यूज्ड, एंड आल्सो ये भी इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना कि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं है, किसी दूसरे पॉइंट एक्सिस के अबाउट है, about other axis, और एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ओमेगा या वेक्टर का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इन जनरल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर ये क्या था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर आपको याद हो, या इसी में सोचो अगर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस के अबाउट है, तो उस एक्सिस के अबाउट का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, अगर उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करा दूं तो ICM इनटू ओमेगा, तो LC ये बन गया पार्ट, और ओमेगा इनटू R V वाली टर्म बन गई, तो M इनटू R क्रॉस V वाली टर्म बन जाएगी, ये पैरेलल एक्सिस। किसी भी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम आपको इन दोनों के साथ डील कर देगा,
मोमेंटम से हम एक और पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज टॉर्क का जो इक्वेशन बनता है, वी नो torque is also defined as rate of change of angular momentum, that is NLM2 in rotational mechanics. Rate of change of angular momentum, which in turn written as I into omega and d upon dt. हम पूरा का पूरा रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ते हैं I कांस्टेंट के लिए, which comes to be I into d omega upon dt, and this turn out to be torque is equal to I alpha vector. ठीक है? So now torque के दो पार्ट हो गए, एक तो था ये वाला पार्ट, ये नेट टॉर्क होता है, ध्यान रखना, ये जो भी I into अल्फा लिखा जाता है ये हमेशा नेट होता है, I1 I2 I3 नहीं है, वो मींस tau 1 tau 3 नहीं है, नेट है, ठीक है? तो बॉडी का नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा नेट टॉर्क के टर्म्स में है, एंड देन वी कैन कंपेयर दीस टू. नेट टॉर्क कैन आल्सो बी रिटन एज लाइक R. इसके लिए बेसिकली एक और पॉइंट का कैलकुलेशन कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम से ये हो गया टॉर्क का डिस्कशन. नाउ रिजिड बॉडी मैकेनिक्स वाला पार्ट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हुए थे, पुली वाले एंड ऑल दैट, तो अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर इसके बाद रिजिड बॉडी मैकेनिक्स वाले क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में कितने कितने टाइप के क्वेश्चन किए थे आज वो जाके देखेंगे. पुली के हो गए, रॉड के हो गए, हैंगिंग रॉड का एक साइड से कट किया तो कितना टेंशन इमीडिएट आ जाएगा, या एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, या बॉडी का रिलीज करने के तुरंत बाद अल्फा कितना होगा, ये सारी चीजें डिस्कस की हैं. ठीक है, सो 5 to 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे रिजिड बॉडी मैकेनिक्स वाले प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए. ठीक है एवरीवन.